हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मार्च में आपको शायद पता होगा यूएस ने रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन दे दिया था। बिकॉज इसी समय यूएस ईरान के बीच में एक डायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हो चुकी थी एंड द ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेटेड। उस ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए यूएस ने रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाया गया था ऑयल को लेकर, उसको हटा दिया था। इनफैक्ट 30 दिन के लिए, फॉर 30 days, अ सैंक्शन रिलीफ वॉज प्रोवाइडेड कि जो भी कंट्री रशिया से ऑयल परचेज करना चाहती है वो कर सकती है, उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद अप्रैल में 30 डे का एक और सैंक्शन रिलीफ दिया गया और अब फाइनली मई के महीने में खबर आ रही है जस्ट टुडे, यूएस ने अगेन 30 डे का रिलीफ यहां पर दिया है रशियन ऑयल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, जिसके सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने 30 डे का लाइसेंस जो मार्च में दिया था उसको अब फर्दर 30 दिन के लिए टेम्परेली एक्सटेंड कर रहे हैं, अलाउइंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एनर्जी डिपेंडेंट कंट्रीज टू एक्सेस रशियन ऑयल कार्गोज करेंटली स्ट्रैंडेड एट सी एमिड ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस। ऑब्वियसली इस ऑर्डर में यह कहा गया है कि जो कंट्री रशिया के ऑयल को खरीद रहे हैं, आप रशिया से कोई नया ऑयल नहीं परचेस कर सकते हैं। रादर जो ऑलरेडी रशियन ऑयल्स इस समय समुद्र में फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, उन एग्जिस्टिंग ऑयल कार्गोज को आप परचेस कर सकते हैं, विच मीन्स यू कैन नॉट एंटर इनटू अ न्यू एग्रीमेंट with Russia for any oil purchase. Rather, the oil, the Russian oil, जो रशियन कार्गोज हैं विच इज ऑलरेडी देयर इन द सी, उनको आप 30 डे तक अब परचेस कर सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यूएस ने डे 1 से ये जो सैंक्शन रिलीफ दिया है उसका टर्म्स एंड कंडीशंस के सही है। ऑब्वियसली आप सवाल उठा सकते हो दैट सच अ हिपोक्रिटिकल कंट्री यूएस इज। कल तक जब यूक्रेन बहुत प्यारा था तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया और स्ट्रिक्ट सैंक्शंस, इनफैक्ट इंडिया पे तो आपने पेनल्टी भी लगा दिया। नाउ व्हेन यू आर सेल्फ इन क्राइसिस, नाउ यू आर द कंट्री जिसकी वजह से आज पूरी वर्ल्ड आपसे परेशान है, सो सडनली आप रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन रिलीफ देते हो। सो ये यूएस की हिपोक्रेसी जो है वो क्लियरली यहाँ पे दिखते नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यूएस का जो ऑर्डर रिलीज हुआ है उसमें टेम्पररी ऑथराइजेशन दिया गया है। जितने भी वल्नरेबल कंट्रीज हैं जो रशिया के ऑयल या एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, वो रशियन क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हैं विच आर ऑलरेडी लोडेड ऑन टू शिप्स एंड स्ट्रैंडेड एट सी। जो समुद्र में पहले से फंसे हुए हैं उन कार्गो शिप से आप रशियन क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो। The measure does not allow fresh Russian oil exports or any new trade deal. Instead, it also only applies to cargoes that are already in transit. तो ये तो चलिए, यूएस मार्च के महीने से जो सैंक्शन रिलीफ दिया है 30 डे का, उसमें ये कंडीशन जो है वो सेम रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इस बार स्कॉट बेसेंट ने कुछ और भी कहा। ये जो 30 डे का फर्दर सैंक्शन रिलीफ दिया गया है, इसमें दो नए चीज देखने को मिले जो मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। इसमें एक एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात किया गया है कि ऐसे कंट्रीज जो एनर्जी के लिए आज काफी ज्यादा परेशान हैं, ऐसे कंट्रीज जो एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, वो यूएस के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं सेपरेट अप्रूवल्स के लिए। मतलब ये जो 30 डे का आपको सैंक्शन रिलीफ दिया गया है दैट यू कैन बाई एनी रशियन कार्गो विच इज स्ट्रैंडेड इनटू द सी, लेकिन वैसे कंट्रीज जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं उनको एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाएगा विच क्लियरली हिंट्स कि वैसे कंट्री रशिया के साथ रीनेगोशिएट कर सकते हैं या एक नए डील में जा सकते हैं। ये पहले सैंक्शन रिलीफ देने समय कभी भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं कहा था। दूसरा चीज यहां पर चाइना के ऊपर भी एक अटैक कहा गया है कि इस समय क्योंकि चाइना तो अमेरिका के सैंक्शंस को डे 1 से नहीं मान रहा है और उसी का फायदा चाइना उठा रहा है कि रशिया का जो सस्ता तेल है वो लगातार खरीद रहा है, जिसकी वजह से चाइना के पास आज एक मैसिव रिजर्व्स हो रहा है और ऑब्वियसली यूएस को इस बात से परेशानी हो रही है एंड दैट्स व्हाई यूएस वांट्स टू स्टॉप कि रशिया का ऑयल पूरी तरीके
तरीके से चाइना जाए, रादर रशिया का ऑयल रीडायरेक्ट करके किसी और कंट्री में भेजा जाए जिन कंट्री को शॉर्टेज हो रहा है। तो ऑब्वियसली इस बार यूएस जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है इस सैंक्शन रिलीफ को लेकर। नाउ लेट्स सी हाउ डज इट हेल्प इंडिया। लेकिन इंडिया जो है उसने पहले ही क्लियर कर दिया। आप देखें मंडे को, यस्टरडे, इंडिया की जो सुदाता शर्मा जी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी इन द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या यूएस जो है वो 30 डे का सैंक्शन रिलीफ वापस से देगा, तो उनका कहना है कि नहीं नहीं, सैंक्शन रिलीफ का कोई सेंस ही नहीं बनता है, बिकॉज यूएस जो है वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकता है। हम रशिया से क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट करते हैं वो यूएस के वेवर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रादर वो हमारे कमर्शियल नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इफ इट इज फीजिबल टू बाय रशियन क्रूड ऑयल, वी आर गोइंग टू बाय। इट डज नॉट मैटर वेदर द अमेरिकन्स हैव गिवन सैंक्शन वेवर और नॉट। तो अब इंडिया ने तो ये क्लियरली कह दिया कि हमें सैंक्शन वैंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट, वेवर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये तो इंडिया का यहां पे पब्लिकली स्टेटमेंट है। तो अगर इंडिया को फर्क नहीं पड़ता है तो क्या इंडिया यूएस के साथ नेगोशिएट करेगा, ये भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बट मैं आज एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं कि चलिए ठीक है, 30 दिन का सैंक्शन मिल गया, इंडिया ने कहा कि रशिया से तो ऑयल हम तब भी खरीदेंगे, इट डज नॉट मैटर, वो सब अपनी जगह। बट लेट्स गेट टू द रियल इशू। और रियल इशू क्या है? आज की खबर देखिए, जो क्रूड ऑयल है वो $111 क्रॉस कर चुका है। जस्ट इमेजिन, $111। और आज की खबर है, सुबह सुबह आ रही है, वापस से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 90 पैसे से बढ़ा दिए। अभी आपने लास्ट वीक ₹3 बढ़ाया था और अब अचानक वापस से 90 पैसे पर लीटर आपने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, विच क्लियरली शोज दैट क्राइसिस जो है, वी आर इन फैक्ट इन द मिड्स ऑफ द क्राइसिस। अब हम रशिया से क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो तो बात की बात है, बट एक बात तो क्लियर है, यहां पे एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस बनते हुए दिख रहा है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ दिन पहले कहा भी था कि अगर सिचुएशन नहीं बदलता है तो वी वुड बी इन अ सिचुएशन जहां पे वी आर गोइंग टू लूज डेकेड्स ऑफ प्रोग्रेस। जो हमने काफी दशकों का प्रोग्रेस है वो सब इंडिया कैन लूज, एंड नॉट ओनली इंडिया बट द ग्लोबल साउथ कंट्रीज कैन लूज। और आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, वाई ही इज सेइंग दैट, बिकॉज जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है, when the time Prime Minister Modi has came to power, one thing जो हमेशा उनके साथ रहा है वो है कंट्रोल्ड क्रूड ऑयल प्राइसेस। आप देख सकते हैं ये यूपीए एरा का है और ये एनडीए एरा का है। डिस्पाइट सम टेम्पररी शॉक जो यहां पर देखने को मिल रहा है, उस समय भी इनफैक्ट क्रूड ऑयल जो है वो $100 पर बैरल से नीचे थी, और बाकी आप देख सकते हैं 50, 60, 78, मतलब क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो इस गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छी रही है। लेकिन जिस तरीके से ये साल बिगिन किया है, जहां पे क्रूड ऑयल का एवरेज प्राइस $110 से ज्यादा है, और आने वाले समय में आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी वैसा नहीं होने वाला है, एनर्जी प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ेंगे। रशिया जो हमें डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा था, अब भले ऑयल देगा लेकिन क्या वो डिस्काउंटेड ऑयल देगा ये सबको पता है। अब रशिया जो है वो इंडिया को डिस्काउंटेड ऑयल तो ऑफर नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से आने वाले समय में आप देखिए क्या हो सकता है। जब 2012, 13, 13, 14, आपको शायद याद होगा, उस समय लोग इन्फ्लेशन से परेशान हो गए थे। क्यों? बिकॉज जो प्राइस है ऑयल का वो $100 पर बैरल से ज्यादा था। आप देख सकते हैं रिटेल इन्फ्लेशन 9.38, उसके बाद से लगातार इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है। इनफैक्ट 6% इन्फ्लेशन हम लोग कहते थे ज्यादा इन्फ्लेशन है, लेकिन वापस से आज ये क्रूड ऑयल इसी प्राइस लेवल पे घूम रहा है। इसलिए मैंने थंबनेल में डाला भी है, कांग्रेस का देजावू मूवमेंट है। देजावू का मतलब कि जब आपके साथ ऐसा होता है ना कि मेरे साथ ये पहले भी कभी हो चुका है, वो जो फीलिंग आती है, आप कभी अगर कुछ करते हो तो आपको ऐसा लगता होगा यार ये मेरे साथ ये ना एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आज कांग्रेस को यही लग रहा होगा, ये हमारे साथ भी हो चुका है। आज जो इस गवर्नमेंट के लिए परेशानी बन रही है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल भी नहीं कर सकती, बिकॉज ये सारा एक्सटर्नल मार्केट पे डिपेंड करता है। उस समय यूपीए भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, आज एनडीए भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी इस एक्सटर्नल क्रूड ऑयल प्राइसेस को। सो कांग्रेस माइट बी हैप्पी कि यार यही था रीजन जिसकी वजह से हमें इतना प्रॉब्लम हुआ, हमारी सरकार गई। तो कांग्रेस माइट बी थिंकिंग कि पॉलिटिकली तो वी कैन नॉट डिफीट एनडीए, बिकॉज जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, सो फॉर कांग्रेस इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। फॉर कांग्रेस इट्स लाइक अ मिरेकल विच इज हैपनिंग, बिकॉज दिस इज अल्टीमेट। बिकॉज पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं पूरी इकोनॉमी में इसका स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। इनफैक्ट आप देख सकते हैं जीडीपी पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस जब भी $100 पर बैरल से ज्यादा होती है, हमारी जीडीपी देख सकते हैं 5 या 6% पे थी।
और वापस से अभी ऐसा हो सकता है। फिर आप देखिए क्रूड ऑयल बास्केट जब भी $100 पर बैरल से ज्यादा आती है, हमारी ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज होती है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होता है और हमारी रूपी का डेप्रिसिएशन होता है। ये सारा डेटा जो है ऑथेंटिक है, क्योंकि ये सारा डेटा मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल है, आप जाके रेफर भी कर सकते हैं, उदित मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया है। उसमें उन्होंने एनालाइज किया दैट व्हेनेवर क्रूड ऑयल प्राइसेस हिट दैट साइकोलॉजिकल बेंचमार्क ऑफ $100 पर बैरल, हाउ डज इट अफेक्ट इकोनॉमिक्स फंडामेंटल। और हर फंडामेंटल के ऊपर इकोनॉमी में अटैक आ सकता है। और वही चीज आज मैंने कहा कांग्रेस के लिए डेजा वू मोमेंट है। कांग्रेस माइट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। अब गवर्नमेंट को क्या कहना चाहिए? पहली बात, ट्रांसपेरेंट रहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव तक सब कुछ ठीक और चुनाव के बाद एक पे एक शॉकर मिल रहा है। तो डे वन से हमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए था। कांग्रेस डे वन से हमें रहना चाहिए था। पहले आपने सारे पार्टीज ने कैंपेनिंग किया और इलेक्शन के बाद कहते हो वर्क फ्रॉम होम करो, इलेक्शन के बाद कहते हो कि अननेसेसरली ट्रैवल मत करो। तो इलेक्शन के पहले क्या सब कुछ बढ़िया था? उस समय भी तो $100 पर बैरल से ज्यादा ही था ऑयल। चलिए ये सब तो तेल वेल खरीद लेंगे, एल नीनो आ रहा है, मॉनसून कम होगा, और अभी तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं। कल को आप सोचो फूड प्राइसेस, और फूड का शेयर कितना है हमारे सीपीआई में? 39%। जस्ट इमेजिन इफ फूड प्राइसेस इंक्रीज, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। इन्फ्लेशन जो है वापस से 8-9% पे आ सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करिए। केवल नया नया रिन्यूएबल प्लांट लगाने से नहीं होगा। आज इंडिया के पास आउट ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आज हमारे पास 52% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी से। कैपेसिटी है, लेकिन क्या हम ये कैपेसिटी को यूज कर रहे? नहीं। रियलिटी में आउट ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी विच वी रिक्वायर, ओनली 26% ऑफ दैट इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। क्यों? बिकॉज दिन में एनर्जी तो बना सोलर एनर्जी, बट उसको स्टोर कैसे करें? क्योंकि अगर स्टोर नहीं करेंगे तो सरप्लस एनर्जी रात में यूज कैसे करेंगे? स्टोरेज फैसिलिटी है ही नहीं। रशिया के साथ वापस से वो मत करिएगा यूएस के प्रेशर में आके, क्योंकि आप याद रखिए रशिया ने हमें डिस्काउंटेड ऑयल दिया है, लेकिन everyone knows that how India started to ignore Russia at one point of time because of Trump's pressure. इनफैक्ट ये डेटा है, आप जाके देख लो, रशिया से हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो कम हो गया, और इसलिए आज रशिया में ऑयल तो दे रहा है बट डिस्काउंटेड ऑयल नहीं दे रहा है, जस्ट लाइक चाइना को वो दे रहा है। तो रशिया और यूएई आने वाले समय में, ये दो कंट्री, क्योंकि यूएई जो है ओपेक से बाहर हो चुका है, सो इन दोनों पे हमारा स्ट्रेटेजिक फोकस रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो आज हम लोग 90% इंपोर्ट डिपेंडेंट है, इसको हमें फेज डाउन, 90 को 85 करना होगा, 85 को 80 करना होगा। और इसका टारगेट पार्लियामेंट के एक्ट में लिखा हो गया है, जैसे एफआरबीएम एक्ट है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हर 5 साल का हमारा एनडीसीज होता है, वैसे ही द पार्लियामेंट शुड ब्रिंग डाउन अ एक्ट जहां पे ये क्लियरली बताना चाहिए कि ये 90% कैसे हम कट डाउन करके 60% लाएंगे, हर 5 साल का हमारा टारगेट क्या होगा, सो दैट द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। आपकी क्या सजेशन है इस पर्टिकुलर चीज को लेकर, और आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और क्या करने चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।